अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, जिस तरह शतरंज के खेल के कवायद व ज़वाबित हज़ारों बरस से एक ही चले आ रहे हैं, उसी तरह पाकिस्तान की सियासी शतरंज के कायदे और ज़ाब्ते भी 75 बरस से वही हैं। ना ज़ाब्ते बदले, ना किरदार तब्दील हुए। सियासी बिसात पर बिखरे सब मोहरे अपना किरदार बदलने की कोशिश तो करते रहते हैं, लेकिन पौन सदी की तारीख गवाह है कि कोई भी अपना किरदार बदलने में कामयाब ना हो सका। बादशाह वही है जिसके हाथ में असल ताकत है। जो प्यादा है वो प्यादा ही रहेगा। किसी प्यादे ने अगर बादशाह बनने की कोशिश की तो गेम से यूं बाहर हुआ जैसे मक्खन से बाल निकाल दिया जाए। असेंबली में अक्सरियत और अवामी मकबूलियत, ये दोनों किसी भी प्यादे को इस गलत फहमी में मुब्तला करने के लिए काफ़ी होती हैं कि वो अब बादशाह बन गया है। लेकिन जब भी ऐसा हुआ तो उस प्यादे की ये गलत फहमी या खुश फहमी फ़ौरन ही दूर कर दी गई। कभी बड़े मियाँ साहब को लंदन भेज दिया गया तो कभी मेरे कप्तान को सड़कों पर आना पड़ा। रहे अवाम तो उनकी हैसियत इस पूरे खेल में तमाशाई से ज़्यादा नहीं, लेकिन तमाशाई की अहमियत से इनकार इसलिए मुमकिन नहीं कि सारे खेल का खर्च तो अवाम की जेब से निकलता है। नाज़रीन, यह भी मेरे मुल्क की तारीख रही है कि सियासी बिसात पर होने वाले सफ़बंदी में सभी अपने लिए अच्छा मोर्चा ढूंढने की कोशिश में रहते हैं। मोहरे बादशाह की मर्जी से मुतय्यन किए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत का बादशाह शतरंज के बादशाह से कहीं ज़्यादा ताकतवर है और सारी गेम उसकी मर्जी से आगे बढ़ती है। ये बादशाह जब चाहे इस सियासी बिसात को लपेटने का भी हुक्म सादर कर देता है, और जब मोहरों को वापस डब्बे में जाना पड़ जाए, इसलिए सब प्यादों की कोशिश होती है कि बिसात लपेटी ना जाए, गेम चलती रहे और उनको इस बिसात पर छोटा ही सही मगर कोई ना कोई किरदार जरूर मिल जाए। नाज़रीन, मुल्क की सियासी शतरंज के एक बड़े खिलाड़ी मियां नवाज शरीफ ने एक तवील अरसे बाद लंदन में तफसीली मीडिया टॉक की। बहुत से लोग अपने तौर पर समझ बैठे थे कि मियां नवाज शरीफ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई धमाका करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह ख्याल भी जाहिर किया जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून के कायद अपनी वतन वापसी का ऐलान करेंगे, लेकिन इस इशू पर सवाल का कोई वाज़ेह जवाब सामने नहीं आया और मियां नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई। मियां नवाज शरीफ की इस गुफ्तगू से यह अंदाजा करना मुश्किल नहीं कि गुजरांवाला जलसे वाले नवाज शरीफ और आज के नवाज शरीफ में खासा फर्क आ चुका है। आज उन्होंने इस सियासी बिसात के चंद मोहरों को तनकीद का निशाना बनाया। वो सब प्यादे थे और यही वो फर्क है जो आइंदा इलेक्शन के लिए होने वाली सियासी सफबंदी में मुस्लिम लीग नून के लिए उम्मीद की किरण है। मियां नवाज शरीफ की इस मूव के बाद अवाम के जहनों में कुछ होते हैं। सवाल नंबर 1, नवाज शरीफ ने एक तवील मुद्दत के बाद मीडिया के साथ तफसीली इंटरेक्शन किया है। नवाज शरीफ के एक्टिव होने से मौजूदा हुकूमत की गिरती हुई मकबूलियत बेहतर होने के इम्कानात हैं। सवाल नंबर 2, मियां नवाज शरीफ ने माजी में अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का जिक्र किया, क्या इन ज्यादतियों का अजाला भी किया जाएगा? सवाल नंबर 3, मियां नवाज शरीफ ने खुलकर मरियम नवाज की तारीफ की, क्या ये मियां नवाज शरीफ की जानशीनी का इशारा है? सवाल नंबर 4, क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ मरियम नवाज की जानशीनी को दिल से कबूल कर लेंगे? सवाल नंबर 5, असूली तौर पर मरियम पार्टी और हुकूमती ओहदे एक शख्स के पास होने की मुखालिफ हैं, क्या इससे मेरे छोटे कायद के पार्टी ओहदे को कोई खतरा है? सवाल नंबर 6, क्या आइंदा इलेक्शन में मरियम नवाज पार्टी की मुहिम को लीड करेंगी? सवाल नंबर 7, मियां नवाज शरीफ ने अपनी वापसी के बारे में वाज़ेह तौर पर बताने से गुरेज किया, क्या मियां नवाज शरीफ की वापसी में अभी भी नजर ना आने वाली रुकावटें मौजूद हैं? सवाल नंबर 8, मेरे कप्तान की जारहाना और मज़ाहमती सियासत से मुल्क की सियासत कोई नया और गैर मुतवक्के मोड़ सकती है? सवाल नंबर 9, 2022 वो साल तो नहीं जिसमें पाकिस्तानी सियासत के कायदे और ज़ाब्ते ही तब्दील कर दिए जाएंगे? सवाल नंबर 10, मियां नवाज शरीफ ने बाहर रहकर भी अपनी सियासी चालों से अपनी पार्टी को हुकूमत दिलवा दी, क्या उनका पाकिस्तान आने के बजाय लंदन में रहना मुस्लिम लीग नून के लिए ज़्यादा बेहतर है? इन तमाम सवालों के जवाब कोशिश करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे, उनसे गुफ्तगू करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज मियां नवाज शरीफ ने लंदन में 3 सहाफ़ियों से बड़ी अहम गुफ्तगू की और उनके साथ जो कुछ भी हुआ सियासी तौर पे उसका उन्होंने जिक्र किया।
और साथ ही साथ चंद बड़े अहम सवालात भी उन्होंने उठाए। अब से कुछ देर पहले हमने भी चंद सवालात इस सिलसिले में उठाए थे। हमारे साथ आज सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, उनसे रहनुमाई भी लेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की इस मीडिया इंटरेक्शन को किस तरह देखते हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब जो फाइनल कॉल देने की बातें कर रहे हैं, वो फाइनल कॉल कब आ सकती है, किस हद तक सीरियस हो सकती है, क्या पाकिस्तान के अंदर जो सियासी शतरंज है उसकी चालें क्या तब्दील हो सकती हैं या नहीं होंगी, इस सारे मामले पर गुफ्तगू करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। हमें सीनियर तज्ज़ियाकार जावेद चौधरी साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी मुबशर ज़ैदी साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। और लंदन से कौसर काज़मी साहब समा के नुमाइंदे भी हैं, उन्होंने आज नवाज शरीफ साहब का ये इंटरव्यू भी किया है, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले कौसर काज़मी साहब के पास चलते हैं। कौसर साहब, आपने बड़ी तफसील से आज गुफ्तगू की नवाज शरीफ साहब के साथ। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो उन्होंने गिले शिकवे किए, जो सवालात उन्होंने उठाए, वो तो अपनी जगह, लेकिन नवाज शरीफ साहब आम तौर पे इतनी तफसीली गुफ्तगू मीडिया के साथ नहीं करते, इतना इंटरेक्शन नहीं करते। मरियम नवाज साहिबा की वापसी के बाद बड़ा तफसील से हमने देखा कि उन्होंने मीडिया के कैमरों का सामना भी किया। क्या यही एक फैक्टर है, मरियम नवाज की मौजूदगी की वजह से नवाज शरीफ साहब के अंदर ये कॉन्फिडेंस या ये तब्दीली देखने में आई है? मंसूर, सबसे पहले 3 साफी नहीं 4 साफी थे, जिसमें समा के साथ 3 जो दीगर बड़े चैनल्स हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। बिल्कुल आपने सही कहा जी। मरियम नवाज की लंदन आमद से पहले मंसूर हमने बारहा कोशिश की कि किसी तरीके से साबिक वज़ीर आज़म को मीडिया के सामने बैठाया जाए, उनसे सवालात किए जाएं, लेकिन कभी भी जब रास्ते में चलते हुए हम सवाल करते थे तो उसका कोई ना कोई अपने तौर पे वो जवाब दे के गाड़ी में बैठ जाते थे। कभी मुफस्सल गुफ्तगू इस तरह मीडिया से मियां नवाज शरीफ ने नहीं की थी। लेकिन मरियम नवाज की वापसी के साथ ही मियां नवाज शरीफ बड़े खुश नजर आए और कल जिस तरीके से उन्होंने तकरीबन 35 से 40 मिनट तक लंबी गुफ्तगू हुई मंसूर उनसे, लेकिन ज्यादातर फोकस उन्होंने रखा मरियम नवाज की बरियत के हवाले से। सबसे पहले समा ने उनसे सवाल किया कि मरियम नवाज की बरियत को लेके आप क्या समझते हैं कि आपकी राहें भी वापसी की हमवार हो चुकी हैं। चाहता मैं यही था कि मियां नवाज शरीफ से किसी तरीके से तारीख ली जाए मंसूर कि कब उनकी वापसी मुमकिन हो रही है। इसलिए मैंने ये सवाल किया उनसे कि राहें हमवार होने का मतलब क्या है, क्या जो आप पे इल्जामात थे मरियम नवाज की बरियत उनमें मुआवन साबित हो सकती है। फिर उसका एक लंबा जवाब दिया उन्होंने साकिब निसार जो साबिक चीफ जस्टिस है उनके हवाले से। फिर जो कुछ भी पसे पर्दा हकायक आपको भी पता है, सबको पता है, वो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बयान करने शुरू कर दिए। लेकिन मरियम नवाज की जो लंदन आमद है उससे मियां साहब को एक एनर्जी मिली है जी, वो साफ नजर आ रही है उनके चेहरे पे भी और उनकी बातों में भी। कल आज बहुत ज्यादा अयान थी वो बातें जी। ठीक है, जावेद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, आपकी भी पिछले दिनों गालबन एक मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब के साथ, बड़ी तफसील से। मैं आपका एक कॉलम पढ़ रहा था, उसमें आपने भी जिक्र किया। सर, क्या तब्दीली देखते हैं नवाज शरीफ साहब की सियासत के अंदर? जाहिर बात है वहाँ से बैठ के पार्टी के लिए तो उनका जो भी उन्होंने फैसले किए, पार्टी आज हुकूमत में तो आ चुकी है, लेकिन पार्टी की मकबूलियत बहुत हिट हुई है अवाम के अंदर। नवाज शरीफ साहब के इस तरह के मीडिया इंटरेक्शंस और इस तरह के सवालात उठाने से मरियम नवाज का वहां पे जाना, आपके ख्याल में पार्टी के लिए मजीद बेहतरी हो सकती है नवाज शरीफ साहब के इस तरह के इंटरेक्शन से? देखिए, अगर मियां नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ तय करें तो 3 प्रायोरिटीज़ आती हैं उनकी। सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी मरियम नवाज साहिबा हैं, दूसरी प्रायोरिटी उनकी पार्टी है और तीसरी प्रायोरिटी उनकी गवर्नमेंट है। और मियां नवाज शरीफ साहब जो पिछले 4 साल खामोश रहे, उसकी मेन वजह ये थी कि मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान में थी और मियां नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि जब तक मरियम साहिबा पाकिस्तान के अंदर हैं वो कोई ऐसी गलती ना करें जिसकी सजा उनकी बेटी को। लिहाजा वो इंतज़ार करते रहे और अब जो ही मरियम नवाज साहिबा लंदन गई हैं तो मियां नवाज शरीफ, असल मियां नवाज शरीफ बाहर आना शुरू हो गए हैं और अब वो बात भी करेंगे और खुलकर बात करेंगे और तनकीद भी करेंगे। दूसरा, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी पहली जो मरियम नवाज साहिबा थी तो उन्होंने वो अचीव कर ली, उसके बाद पार्टी है। और अगर मरियम नवाज साहिबा नहीं है तो फिर पार्टी और हुकूमत दोनों उनकी नज़र में कोई ख़ास हैसियत उनकी उस दोनों चीज़ों की नहीं है। अब वो पार्टी के बारे में कंसर्न होंगे और पार्टी नंबर 2 प्रायोरिटी पर रख के वो उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और मेरा ख्याल ये है कि वो पार्टी के अंदर बहुत तब्दीलियाँ करेंगे। तीसरी पार्टी जो प्रायोरिटी उनकी है वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट अगर रहे या ना रहे उसका मियां नवाज शरीफ साहब को कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा वो समझ गए हैं कि गवर्नमेंट के अंदर रहना जो है वो इनके लिए नुकसानदेह। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट पे वो इतने ज़्यादा कंसर्न होंगे कि वो इसके लिए कोई बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो। अगर किसी जगह पे उन्हें ये महसूस हो कि गवर्नमेंट से एग्जिट जो है वो पार्टी के लिए और मरियम साहिबा की सियासत के लिए बेहतर है
तो वो एग्जिट कर जाएंगे मियां नवाज शरीफ, मुझे जो फील होता है उनके इन सारे तर्ज अमल से। इस सारे जो अमल है उसमें बड़ी एक मेन चीज़ है, जैसे कि आपने भी एक सवाल उठाया कि मियां नवाज शरीफ साहब से तोक़ो की जा रही थी कि आज वो ऐलान करेंगे कि मैं अक्टूबर की फ़लाँ तारीख को या मैं नवंबर के फ़लाँ दिन पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहा हूँ या वापस आ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इस सवाल का ना जवाब दिया और ना ही इस पर बात की। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह यह है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर फ़ौज की जो क़यादत है वो नहीं बदलती और वो ये जो डस्ट है ये सेटल नहीं होती, मेरा ख्याल है उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं आएंगे। वो चाहेंगे कि जो भी सेटलमेंट होती है फ़ौज के मामले में वो हो जाए। अगर एक्सटेंशन जनरल बाजवा साहब को कायल करना है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट उनको कायल कर ले, और अगर फ़र्ज़ करें कि वो कायल नहीं होते और नया आर्मी चीफ तैनात करना पड़ता है तो नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाए और जो उसके नताइज हैं, मुस्बत हैं या मनफी हैं, वो भी आ जाए सामने। और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब तेल देखो और तेल की धार देखो, उसके बाद ये फैसला करेंगे कि मैंने पाकिस्तान कब आना है। तो मेरा ख्याल है जब तक ये नए आर्मी चीफ का तयन नहीं होता, मियां नवाज शरीफ साहब इस किस्म का कोई ऐलान नहीं करेंगे। और मेरी गट फीलिंग ये है कि जब तक ये चीज़ें सेटल नहीं होती, शायद मरियम नवाज साहबा भी पाकिस्तान वापस ना आए। अब चौधरी साहब, आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ये बात कही, आपने कहा कि मरियम नवाज साहिबा की वापसी की वजह से भी नवाज शरीफ साहब ने जो है वो एक अपनी खामोशी इख्तियार की हुई थी, लेकिन अब जो है वो हम असल नवाज शरीफ को देखना शुरू करेंगे। मुबशिर सैदी साहब, ये जो असल नवाज शरीफ है, क्या ये असल नवाज शरीफ गुजरांवाला की स्पीच वाले असल नवाज शरीफ हैं? और अगर वो असल नवाज शरीफ वाकई उस तरह बोलना शुरू हो गए तो उसकी वजह से तो पार्टी के लिए मजीद मुश्किलात दोबारा नहीं खड़ी हो सकती क्या? जी बिल्कुल, मैं यही आ रहा था कि जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कम से कम वो नहीं थी जो उन्होंने गुजरांवाला में की थी। तो इसका मतलब है कि मियां साहब जो हैं अभी भी खुलकर बात नहीं कर रहे, और ये थोड़ी सी बदकिस्मती इसलिए भी मैं समझता हूँ कि सबको पता है क्या गेम हुई थी, क्या हुआ था, वो खुद बता चुके हैं गुजरांवाला के जलसे में। वो चीज़ें ज़ाहिर है टीवी पे ब्रॉडकास्ट तो नहीं हुई, मगर सोशल मीडिया के थ्रू तो सबको पहुंच गई थी। तो मुझे लगा कि वो अभी भी कॉशियस हैं और उनको इस बात की खुशी है कि मरियम नवाज़ वहां पहुंच गई हैं, मगर जो सूरत हाल है हुकूमत के लिए वो खासी मुश्किल है इकनॉमिकली। तो अगर तो माशी तौर पर इसहाक डार साहब दिसंबर तक कुछ संभाल लेते हैं चीज़ों को, तो फिर आप देखेंगे कि मियाँ साहब वापस आएंगे, मगर वो अभी कम से कम 2 माह मेरे ख्याल में इंतज़ार करेंगे कि पहले मईशत जो है किसी पटरी पर चढ़े, फिर वो आएँ। और नवंबर की तैनाती तो ज़ाहिर है उनसे मुशावरत हो ही चुकी है, वो उससे पहले आएँ बाद में आएँ उससे शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आई थिंक इस वक्त वो ये देख रहे हैं कि अगर तो मईशत उलट पुलट होती है और अगर इमरान खान साहब का मार्च भी शुरू हो जाता है तो चीज़ें किस तरफ जा सकती हैं, इस वक्त कतईयत के साथ कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तो वो मुझे मोहतात लगे और उन्होंने जो कुछ उनके साथ हुआ उसको भी थोड़ा सा उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में बयान किया। अदलिया के हवाले से वो खासे जो है वो बिलिजरेंट नज़र आए, लेकिन जो बाकी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने वो चीज़ नहीं अंदाज़ इख्तियार किया जो गुजरांवाला वाला था। तो इसका ये मतलब है कि अभी भी वो थोड़े मोहतात हैं कि अभी ये चेंज ऑफ गार्ड हो जाए, कुछ इकॉनमी जो है उसमें बेहतरी आ जाए, उसके बाद वो और मरियम इकट्ठे वापस आएँ। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि शायद वो इलेक्शन से 2-1 महीने पहले आएंगे ताकि एक मोमेंटम पहले पार्टी जनरेट कर ले, क्योंकि इमरान खान की इस वक्त जो मकबूलियत का हाल हुआ है उससे बहुत परेशान है न सिर्फ मुस्लिम लीग नून, यहाँ पर पीपल्स पार्टी भी कराची के अंदर आज देखा आपने जैसे गवर्नर भी तैनात हुआ है। तो सारी इस वक्त सूरत हाल बहुत फ्लूइड है। तो मेरा नहीं ख्याल वो इस वक्त रिस्क लेंगे कि इस वक्त या 1-आध माह में वो वापस आएँ। कौसर काज़मी साहब, लंदन के हवाले से तो मैं नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मरियम नवाज साहिबा ने एक डिबेट को इग्नाइट किया, उसको स्टार्ट किया यहाँ पे, जिसमें उन्होंने यहाँ तक बात कही कि मैं नहीं समझती कि ये तरीकाकार दुरुस्त है कि पार्टी का कोई जो लीडर हो उसके पास हुकूमती ओहदा भी हो और वो पार्टी को भी लीड कर रहा हो। बहुत से तज्ज़ियाकारों ने यही समझा कि मरियम नवाज साहिबा इस तरफ इशारा कर रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब के पास पार्टी की सदारत भी है इस वक्त और साथ ही साथ वो मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं।
क्या इस किस्म की डिस्कशंस वहाँ पे एवनफील्ड के फ्लैट में भी होती है? लंदन की सड़कों के ऊपर भी ये डिबेट होती है कि पार्टी की लीडरशिप या पार्टी की कैंपेन को लीड करने का सहरा जो है वो शहबाज शरीफ के बजाय मरियम नवाज के पास जाना चाहिए? देखिए मंसूर, सबसे पहले जावेद चौधरी साहब ने ये बड़ा खुल के बोला कि जो तरजीहात क्या हैं मियां नवाज शरीफ की। सबसे पहले मैं आपको बताऊं जी, हुकूमत के जो भी उमूर हैं मियां साहब उस पर खुल के बोलते हैं। गो के वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ हैं, लेकिन मशावरत और फैसले जब से ये हुकूमत बनी है लंदन से ही हो रहे हैं। और मैं आपको एक और मिसाल दूंगा, जावेद चौधरी साहब की जब मुलाकात हुई तो उन्होंने एक कॉलम लिखा था इस पे, और उन्होंने खुल के इस बात का इजहार किया था कि ये गवर्नमेंट जाने वाली थी। सवाबी में जब खान साहब ने तकरीर की तो मियां साहब ये फैसला कर चुके थे कि शहबाज शरीफ को कह दें कि खैराबाद कह दें। जैसे ही तकरीर हुई, इमरान खान ने धमकी दी कि हम इस्लामाबाद चढ़ाई कर रहे हैं। मियां साहब ने वो आधा घंटा जो बीच में गैप था, आधे घंटे में ऐलान होने वाला था हुकूमत जाने का, तो मियां साहब ने कहा जी डट जाओ। ये डट जाने के हवाले से बड़ी मुसद्दका इतलात है हमारे पास भी, और जावेद भाई भी बड़े एहसन तरीके से इस चीज को जानते हैं और इससे आगाह हैं। दूसरा मंसूर, कल मरियम को साथ बिठा के जब मियां साहब ने ये बात की, जब एक सवाल हुआ कि जब आप पे ये मुसाइब थे, आप जेल में थे, हू का आलम तारी था और उसमें कौन बोला, तो मियां साहब ने जब उनकी तारीफ की तो साथ ये भी कहा कि मरियम के किरदार के, सियासी किरदार के शहबाज शरीफ ही मोतरफ हैं। फिर उनसे ये भी सवाल हुआ कि वजीर आजम का मामला कौन हो सकता है जी 2023 के इलेक्शन में, क्या आप अपने आप को वजीर आजम देख रहे हैं? जिस पे उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा इंशाअल्लाह। तो ये जो कंफ्यूजन थी ये बहुत बड़ी है। हाँ, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद वही नवाज शरीफ देखें जो गुजरांवाला में थे, जो बरमला नाम लिए उन्होंने, अग्रेशन शो किया। तो सियासत के अपने हालात होते हैं, अब वो हालात नहीं है। अब दूसरी जानिब से उसी जानिब तनकीद हो रही है, और एक मंजा हुआ सियासतदान मेरे ख्याल में वो चीज अपने सर लेने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मरियम नवाज आई लंदन में मंसूर, तो घर का जो माहौल, जो हमारे पास इतलात हैं, वो अपनी माँ के सिवा कोई बात नहीं कर रही यहाँ पे कि वो उधर बैठती थी, यूं हम जाते थे, हर स्ट्रीट बीमार थी, उनकी तीमारदारी के लिए जाते थे। इसीलिए उसी पस मंजर के तहत मियां नवाज शरीफ ने अपनी फैमिली पे और बेगम कुलसूम नवाज की जो अलालत थी उस पर फोकस रखा। उनका इंतकाल हुआ, मैं जेल में था, मुझे मिलने नहीं दिया, फिर उसी शख्स ने 3 घंटे बाद उनके इंतकाल की इत्तला दी। ये जज्बाती नौयत की एक गुफ्तगू थी जिसमें हमने सवाल डाले सियासी नौयत के और जवाब भी लिए उनसे, लेकिन एक मैसेज गया वहां पे कि खानदान के अंदर कोई इख्तलाफ इस वजह से नहीं है कि मरियम के किरदार के मोतरफ शहबाज शरीफ की हैं, और इस बात का 2 से 3 दफा मियां नवाज शरीफ ने इजहार किया अपनी मीडिया टॉक के अंदर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कौसर काज़मी साहब आपका। सबसे भी इस हवाले से सवाल करेंगे कि क्या पार्टी के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया जाता है कि पार्टी की लीडरशिप में एक तब्दीली की ज़रूरत है? शहबाज शरीफ साहब के तर्ज़ सियासत के ऊपर कई दफ़ा पार्टी के अपने अंदर भी सवालात हैं। कई ऐसे वुज़रा हैं जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी ये कहते हैं कि जिस तरीके से सियासत होनी चाहिए थी, यहाँ तक भी चंद लोग कहते हैं कि जी हमें हुकूमत दे दी गई, हमें हुकूमत में डाल दिया गया कि जनाब आप हुकूमत संभाले जाके। क्या इस तरीके से मुस्लिम लीग नून अगले इलेक्शंस में कामयाबी की उम्मीद लगा सकती है? इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे नवाज शरीफ साहब की आज की जो एक अहम मीडिया इंटरेक्शन था, उसके अंदर जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसके ऊपर हम तजिया हासिल कर रहे थे। सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन तलत हुसैन साहब ने भी अब हमें ज्वाइन किया है। तलत साहब, आज नवाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज की जो इंटरेक्शन हुई है, मीडिया के साथ जो गुफ्तगू हुई है, एक बात इससे जो साबित होती है, जो सामने आती है, वो ये है कि अब इमरान खान साहब अगर कोई कॉल करते हैं, इस्लामाबाद की अगर वो बात करते हैं, प्रोटेस्ट की अगर बात करते हैं, उसको काउंटर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ही करेगी। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं होंगे। लग इस तरह रहा है कि उन्होंने इस किस्म की किसी डेट देने से इनकार किया, वहां तक नहीं गए वो। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। बुनियादी वजह तो इसकी ये है कि नवाज शरीफ जो है वो इंतजामी अमूर से बाहर ही रहेंगे। इंतजामी अमूर तो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब ने ही संभालने हैं। नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक सियासी ट्रम्प कार्ड है, और सियासी ट्रम्प कार्ड का बेहतरीन इस्तेमाल होगा जब इंतखाबात का माहौल बनेगा। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ अपनी वापसी को मुकम्मल तौर पर बतौर ट्रम्प कार्ड यूज करना चाहते हैं, जिसका इलेक्शन के दिनों में नून लीग को फायदा हो। तो इस दौरान जो कुछ होता है मुल्क के अंदर वो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब को खुद ही संभालना पड़ेगा, लेकिन नवाज शरीफ यहाँ पर आके इमरान खान के काउंटर के तौर पर वो शहबाज शरीफ के सामने खड़े नहीं होंगे। ये मामला जो है पाकिस्तान के अंदर कूतों शहबाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान है।
मेरे ख्याल में नवाज शरीफ इससे अमली तौर पर परे रहना चाहते हैं। तो तलत साहब, इस सारी सूरत हाल में जाहिर बात है एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट जो है वो अगले महीने की आ रही है, और इसके हवाले से जो चह गोइयाँ थी, क्या हम उस बैरियर को क्रॉस कर चुके हैं, या आपके ख्याल में उसके ऊपर अभी भी सवालिया निशानात हैं? क्योंकि जाहिर बात है मौजूदा आर्मी चीफ इस सिलसिले में एक बड़ा वाज़ेह पैगाम भी दे चुके हैं, लेकिन डस्ट अभी भी सेटल नहीं हो रही। देखिए जी, इस डस्ट का ताल्लुक है वो इमरान खान के तूफान से है। इमरान खान ने मेरे ख्याल में अगले 3 दिन में या 4 दिन में शायद अनाउंस कर दें वो कि वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, और उसका तरीकाकार जो अभी तक खबरें हैं वो यही होगा कि उनके तमाम लीडरान जो हैं वो पिशावर जाके बैठ जाएंगे, फिर पिशावर से वो रिले लेके निकालेंगे, और फिर पंजाब से अगर कुछ ना भी हुआ तो रावलपिंडी, गुजरखान, चकवाल, अटक वगैरह से वो लोग इकट्ठे कर लेंगे फैजाबाद को एक तरफ से, और दूसरी तरफ से KPK के जरिए जो लोग वो लाएंगे वो इस्लामाबाद को चोक करने की कोशिश करेंगे। अब इस दौरान ज़ाहिर वफाकी हुकूमत जो है वो पुलिस के जरिए तो मामलात नहीं निपटाएगी, रेंजर्स भी नाकाफ़ी होंगे, कंसिडरिंग इमरान खान की तैयारी काफ़ी है। तो वफाकी हुकूमत का पक्का फैसला है, और ये कन्वे भी कर दिया गया है, मालूमात में यही है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आर्मी डिप्लॉय होगी, और आर्मी का भी पक्का फैसला है कि इस पर जब वो डिप्लॉय होगी तो हकीकत में डिप्लॉय होगी। अब ये कन्फ्रंटेशन का वाज़ेह माहौल आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। इस माहौल में मंसूरा बेहतर समझते हैं अगर कोई खड़ाक हो जाता है, कोई हंगामा हो जाता है, कोई पूरेजी हो जाती है, कोई तबाहकुन किस्म की डेवलपमेंट्स हो जाती है, कुछ भी हो सकता है ना जब आप इस तरह के टकराव की सूरत में जाए, तो फिर मुमकिन तौर पर उस फैसले पर मेरे ख्याल में असर पड़ सकता है जिसका आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन बारिंग इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल, मेरे ख्याल है द डाई इज कास्ट, और वो फैसला जो है वो तय हो चुका है उनकी रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट के बाद किस में आना है इसके ऊपर मेरे ख्याल में द ज्यूरी इज स्टिल आउट, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये कंजर्वेटिव किस्म का फैसला होगा, यानी नंबर 1, 2, 3 ही होंगे, उससे आगे बात जाएगी नहीं। लेकिन ये मेरी तरफ से एक गट फीलिंग है, मालूमात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस किस्म के हालात बने हैं वो 1, 2, 3 में से बाहर निकल कर किसी को नया आर्मी चीफ लगाएंगे, चौथे को, 5वें को, 6ठे को, 7वें को। इस हद तक तो ये अंडरस्टैंडिंग है। जावेद चौधरी साहब, ये सारी गुफ्तगू जो तलत साहब ने अभी की है, इसी से रिलेटेड अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये इमरान खान साहब ने एक ऑप्शन दी थी कि जी इस मामले को डिफ़र कर दिया जाए, अनाउंसमेंट ना की जाए, उसके बाद ऑडियोज़ की बात आ रही हैं, ऑडियोज़ इमरान खान साहब के हवाले से अब तक 4 ऑडियोज़ तो वैसे आ चुकी हैं। उसके बाद अगर ऐसी सूरत हाल है, राना सनाउल्लाह साहब पहले ही एक वार्निंग शॉट दे चुके हैं कि कोशिश भी मत कीजिएगा। आर्मी चीफ ने कल जो एक बयान दिया वो भी कई तज्जियाकार उसको इमरान खान साहब के साथ ही जोड़ रहे हैं कि जनाब ये इमरान खान साहब को बता दिया गया है, द मैसेज इज क्लियर। तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या इमरान खान साहब अपने उस लॉन्ग मार्च की कॉल, जो फाइनल कॉल की बार बार बात करते हैं, वहां तक जाएंगे या इस चीज़ को मौखर करना ही बेहतर समझेंगे? देखिए मंसूर साहब, इमरान खान साहब के पास कोई और ऑप्शन नहीं है लॉन्ग मार्च के अलावा। उसकी वजह यह है कि वो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ अचीव कर सकते थे तो वो इस्टेब्लिशमेंट का साथ, उनकी दोस्ती, उनसे हमदर्दी अचीव कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके। और ये हकीकत है कि जब अप्रैल में गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी इमरान खान साहब की, तो तब भी इस्टेब्लिशमेंट के दिल में इमरान खान साहब के लिए एक हमदर्दी और एक रास्ता था, और इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से ये पार्लिमानी सिस्टम के अंदर रह के इमरान खान साहब प्रोसीड करें ताकि इनके लिए दोबारा रास्ता खोला जा सके, और ये एक कार्ड की शक्ल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सर के ऊपर रहे ये। लेकिन जो पिछले 4 महीनों के दरमियान जो तब्दीलियाँ हुई पाकिस्तान में, जो इमरान खान साहब के बयानात थे और जो उनकी हरकतें थी, उस वजह से अब इस्टेब्लिशमेंट उनसे खासी दूर हो गई है, और इस्टेब्लिशमेंट को ये महसूस होता है कि इमरान खान साहब अगर आ गए तो उनका सबसे बड़ा वार जो होगा वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ही होगा। वो इसे पंजाब पुलिस बना देंगे, ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पंजाब के अंदर उन्होंने 6 IGs चेंज कर दिए थे 3.5 साल में, वो इसी तरह यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आर्मी चीफ्स को उनकी लाइन लगा दी जाए। जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये चीज़ पैदा हो चुकी है कि इमरान खान साहब को रास्ता देना सरेदस्त जो है वो मुल्क के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए ख़तरनाक होगा। लिहाजा अब मेरा ख्याल इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो फासले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब इमरान खान के पास एक ही ऑप्शन है कि वो अवामी रेले के साथ इस्लामाबाद आएँ और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट को और गवर्नमेंट को दोनों को अपने साथ मुज़ाकरात करने पर मजबूर करते हैं, और ये जो काम है वो अभी कर सकते हैं। अगर 6 महीने बाद अगर वो चाहेंगे कि वो लॉन्ग मार्च बनाए तो वो मोमेंटम नहीं बनेगा। यही मोमेंटम है जिसको इमरान खान ने इस वक्त कैच करना है,
और अगर वो इस बस को भी लूज़ कर देते हैं, ये ट्रेन भी मिस कर देते हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की वापसी को इतनी जल्दी हो सकेगी। अगर इमरान खान के पास डू एंड डाई एक ही ऑप्शन है कि वो किसी न किसी तरह अवाम का एक रेला लेकर आएँ और वो अक्टूबर और नवंबर के अंदर ही हो, तो तब जाके इमरान खान की पॉलिटिकल विकेट्स जो हैं वो बच सकती हैं। और अगर वो ये नहीं करते तो फिर यकीनन इमरान खान साहब की सियासत को बहुत बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि नवंबर और दिसंबर के बाद इनकी पार्टी के लोग टूटना शुरू हो जाएंगे। अभी बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनका ख्याल ये है कि अभी भी उम्मीद है जिसके सहारे बाकी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, लेकिन जब आर्मी चीफ चेंज हो जाएंगे और जब कोई रिलीफ इमरान खान साहब को नहीं मिलेगा तो फिर इनकी पार्टी मज़ीद टूटना शुरू हो जाएगी, तो फिर इमरान खान साहब का रास्ता लंबा हो जाएगा। तो इस लंबे रास्ते से बचने के लिए इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से वो एक लॉन्ग मार्च लेकर आएँ और चलें, वो हुकूमत गिरा ना सकें तब भी वो इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट को अपने साथ मेज़ पर बैठने पर मजबूर कर दें। और अगर ये दोनों बैठ जाते हैं इमरान खान साहब के साथ, तो फिर इमरान खान साहब कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो ये जो लॉन्ग मार्च है उसका मकसद अपने आप को बचाना, अपनी सियासत को बचाना और गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को टेबल पे ला के मजबूर कर देना कि वो उनके साथ बात करे। इसके अलावा इसका कोई ख़ास मकसद नहीं और इमरान खान के पास इसके अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं। अब मुबशर सैदी साहब, जावेद चौई साहब ने अभी इस जवाब के अंदर कई दफ़ा अवामी रेले का जिक्र किया कि अवाम का इतना प्रेशर डेवलप कर दिया जाए कि इस्टेब्लिशमेंट और दीगर सियासी कुव्वतें जो हैं वो मजबूर हो जाएं इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू शुनीद करने के हवाले से, और इमरान खान साहब उसके बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत ही वो मुज़ाकरात करें। बैरोमीटर क्या हो सकता है, वो कितना फिगर होगा, वो नंबर क्या हो सकता है जिसके बारे में कहा जा सके कि हाँ इमरान खान साहब इतना बड़ा शो करने में कामयाब हो गए? क्योंकि जो प्रॉब्लम एरिया आ रहा है वो इमरान खान साहब के अपने MNAs MPs के अंदर बहुत से लोगों की ऐसी तादाद है जो हमेशा प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासत करते रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब का ये जो नैरेटिव है ये उनके पॉलिटिकल DNA से बिल्कुल मुखालफत रखता है। तो वो नंबर क्या होगा जो इमरान खान साहब शो कराएं तो उसके बाद इमरान खान साहब की टर्म्स एंड कंडीशंस पे गुफ्तगू हो सकती है? देखिए मंसूर, ये तो हमने पहले भी देखा है कि नंबर अगर 20-30 हज़ार लोग भी आ जाएं तो उसको फिर PTI बढ़ा चढ़ा के 4-5 लाख तो वैसे ही बना देती है, यानी एक ज़ीरो ऐड तो वो वैसे ही कर देते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र है तो मेरे ख्याल में मुझे इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो थोड़ी सी बैकफुट पे नज़र आ रही है। जो वो भी देख रहे हैं कि इमरान खान ने जिस तरह से मोमेंटम बनाया है तो लोग उस पर रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, तो वो इस्टेब्लिशमेंट फासला रखे ना रखे मेरे ख्याल में वो उनके लिए अभी मुश्किल हो रहा है। फिर एक अगर हम तारीख़ी पस मंज़र देखें तो ज़ाहिर है जब भी किसी वज़ीर आज़म की हुकूमत ख़त्म होती है या की जाती है तो उसके बाद कोशिश यही होती है कि उसे दोबारा हुकूमत में कम से कम नेक्स्ट जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें मेजॉरिटी ना लेने दी जाए। तो मेरा अपनी जो शुरू के बातचीत भी हुई थी हुकूमत गिरने के कि अगले इलेक्शंस का क्या सिनेरियो होगा, तो ख्याल यही है इस्टेब्लिशमेंट का भी कि भाई इनको जो है हम इतना ज़्यादा मौका नहीं देंगे कि ये ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ हुकूमत में आ जाएं। और अगर हम माजी देखें तो आपने देखा कि 1997 के इंतखाबात हुए थे, पीपल्स पार्टी की तो सीटें ही कुल टोटल मिला के 17 रह गई थी। तो कोशिश होगी कि PTI को की जो इलेक्टोरल पावर है उसको कम किया जाए और उसके लिए वही हरबे इस्तेमाल किए जाएं जो 2018 से के इलेक्शन से पहले PTI के हक़ में इस्तेमाल किए गए थे। मगर इस वक्त जो हवा चली है PTI के, मुझे नहीं लगता जो इवन थोड़े प्रो एस्टेब्लिशमेंट भी बंदे होंगे वो ये रिस्क लेंगे कि इमरान खान के का साथ ना दें। आपने देखा है कि चौधरी परवेज़ इलाही जैसा प्रो एस्टेब्लिशमेंट आदमी जो है वो भी खड़ा हो गया इमरान खान के साथ, क्योंकि उन्हें भी नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो फ़ज़ा बनी हुई है वो इमरान खान की है। और कराची में जहां मैं इस वक्त बैठा हुआ हूं वहां पर भी क्योंकि इस कराची में के शहर में कोई क्लियर मैंडेट अभी तक नहीं मिला है, तो हो सकता है कि PTI अब जो ये बल्दियाती इंतखाबात हों उसमें बल्दियाती सतह पर भी कराची में मेजॉरिटी ले जाए, जो लग रहा है। अगर वो ले गए तो उसके बाद उनके लिए कौमी सतह पर भी ले गए तो मेरे ख्याल में खासा मुश्किल होगा इस्टेब्लिशमेंट के लिए रोकना। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की जो टैक्टिक्स हमने देखी है माजी के इलेक्शंस में, एक कोशिश ज़रूर की जाएगी कि इमरान खान को कट टू साइज़ किया जाए। अब इमरान खान के ऊपर भी है कि वो कितना प्रेशर बढ़ा सकते हैं। आपने देखा वो प्रेशर हमेशा बढ़ाए जा रहे हैं,
इदारों को भी वो इन्वॉल्व करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की भी बात करते हैं। फिर एक जो ही इज़ ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, तो वो भी ये इस बात को समझते हैं कि अगर वो फुल फ्लैज अगर एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट चले गए तो फिर तो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी एक कोशिश होगी कि किसी तरीके से इन्हें कट टू साइज किया जाए, इनको रोका जाए। मगर अगर इनका मोमेंटम बरकरार रहता है और वो उस लेवल पे नहीं जाते जिस लेवल पे नवाज शरीफ चले गए थे गुजरांवाला जलसे में, तो शायद एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से थोड़ी सी उनको, क्योंकि हमें पता है विद इन एस्टेब्लिशमेंट बहुत सपोर्ट है अभी भी इमरान खान साहब के लिए, निचली सतह पर ही सही, दरमियानी सतह पर ही सही, मगर सपोर्ट है। तो एस्टेब्लिशमेंट को अपने अंदर भी देखना होगा कि वो उस जो सपोर्ट है इमरान की, उसको किस तरीके से वो मुतमईन करते हैं या नहीं करते हैं, फॉर दैट मैटर डिफाई कर लेते हैं। ज़ाहिर एक चेन ऑफ कमांड है, जो चीफ ने फैसला करना है वही होगा। मगर सूरत हाल इस वक्त खासी क्रिटिकल है, और जहाँ तक हुकूमत की बात है तो ऑलरेडी वो जो है स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर नहीं है, क्योंकि लोग बेजार हैं, महंगाई हो रही है, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, अभी सैलाब की वजह से और जो इकनॉमिकली आपको मसाइल होंगे, महीने बाद, 1.5 महीने बाद जो आटे का बहरान आएगा। तो वो ये सारी चीज़ें जो है फ़िलहाल इमरान खान के हक़ में जा रही हैं। तो अगर इमरान खान ये मोमेंटम जो है जारी रखते हैं तो मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट भी बैकफुट पे जाएगी। जावेद चौधरी साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने मुबशर साहब ने जो परवेज़ इलाही साहब का उन्होंने नाम लिया, आप खुद बड़ी गहरी निगाह रखते हैं पाकिस्तानी सियासत पे। परवेज़ इलाही साहब आज भी इमरान खान साहब के साथ ही खड़े हैं और उनकी सियासत जो है वो हमेशा वाकई एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत रही है। तो परवेज़ इलाही साहब इज़ बेटिंग अगेंस्ट द ऑड्स जिसे कहा जा सकता है, या आपके ख्याल में वक्त आने के ऊपर परवेज़ इलाही साहब भी इमरान खान साहब को डिच कर सकते हैं? देखिए, ये इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब की जो रोमांस है वो वक्ती है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बना रहे थे तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि नैपीज़ पहनाना बंद करें, इसको गो से उतारना बंद करें। और वो जो उन्होंने उस वक्त जितने इंटरव्यूज़ दिए थे वो आपको याद होंगे। और उसके बाद 2-3 हफ्ते बाद ज़ाहिर है फिर इमरान खान साहब के साथ उनके तल्लुकात बहुत अच्छे हो गए, तो उन्होंने अपने बड़े भाई को भी छोड़ दिया और पार्टी भी तोड़ दी, और उसके साथ साथ वो इमरान खान साहब के साथ अटैच हो गए। लेकिन ये याद रखिएगा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही ताकत है और उस ताकत का नाम इस्टेब्लिशमेंट है। अगर उन्हें इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट इन दोनों में से किसी एक चीज़ का फैसला करना पड़ा तो वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाएंगे। अभी क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें कुछ कहा नहीं जा रहा तो वो इमरान खान साहब के साथ अटैच है। जिस वक्त उन्हें कह दिया गया या उनको टेलीफोन आ गया तो उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ नहीं होंगे। और इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूं कि आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब के साथ के खिलाफ पर्चा हुआ था दहशतगर्दी का और इस्लामाबाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बनी गाला गई थी, तो उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब को फ़ोन किया गया था बनी गाला से कि आप पंजाब से पुलिस भिजवा दें ताकि यहाँ पे इमरान खान साहब की प्रोटेक्शन की जा सके। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब से पुलिस नहीं भिजवाई थी और उन्होंने कोशिश की कि मामलात को किसी तरह दुरुस्त किया जा सके। लेकिन जब मामलात नो रिटर्न पे चले गए तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब खामोशी से साइड पे हो गए थे। लिहाजा अभी भी अगर उन्हें ये चॉइस दी जाए कि आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना है या इमरान खान साहब के साथ चलना है, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब चुपचाप इस्टेब्लिशमेंट के साथ चले जाएंगे, उनकी गाड़ी में बैठ जाएंगे। लिहाजा अभी तो सरेज़र साहब ये समझें कि वो उनके बयानात हैं इमरान खान के साथ, लेकिन जब टेस्ट का टाइम होगा तो उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ नहीं होंगे। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ। ये बात मुझे पीटीआई के अपने लोगों ने बताई है और इन लोगों का ये कहना है कि एक बार इस तरह था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग हो रही थी जिसमें इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे थे कि देखिए जी मैं 22 साल से सियासत कर रहा हूँ, देखिए जी मैं 22 साल से सियासत कर रहा हूँ, मैं सियासत की ABC को जानता हूँ, मैं इस पूरे पाकिस्तान की डायनामिक्स को जानता हूँ, मेरा 22 साल का तजर्बा है इसके अंदर। तो वहाँ पे जनरल बाजवा साहब ने हंस के कहा कि प्राइम मिनिस्टर आपका 22 साल का तजर्बा होगा लेकिन हमारा 75 साल का तजर्बा है। दादा याद रखिएगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी मामलात को समझता है तो वो इस्टेब्लिशमेंट समझती है, क्योंकि शुरू दिन से आज तक इस्टेब्लिशमेंट सियासी मामलात के अंदर रही है, वो इन चीज़ों को समझती है। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट ने 75 बरसों की कोशिश के बाद इस नतीजे पर पहुंची इस्टेब्लिशमेंट कि पंजाब क्योंकि अक्सरियत में है और इसकी आबादी आप समझे कि 60% है पाकिस्तान की, और पंजाबियों का DNA बिल्कुल मुख्तलिफ है। महसूस पंजाबी जो हैं बड़े दिलचस्प लोग हैं। बहुत शुक्रिया।
ये कोई बहुत चौधरी लंबा साहब, चलने वक्त वाले की लोग कमी नहीं की हैं। वजह से मुझे इसको इधर अगर खत्म आप करना इनको पड़ेगा। आपका लंबा बहुत बहुत मैच भी शुक्रिया, दिखाएंगे आपके ना, वक्त के तो लिए। टेस्ट मैच होगा 5 मुबशर दिनों जैदी का। साहब आपका भी बहुत, हुसैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ शतरंज की चाल से ही हुआ था, बादशाह और प्यादे की गुफ्तगू हुई थी। मेरे ख्याल में प्रोग्राम का अख्तिताम भी वहीं पे हुआ है। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।